लास्ट वाली वीडियो में हमने वेरिएबल्स को प्रिंटफ फंक्शन के अंदर यूज़ किया था। हमने देखा था कि वेरिएबल्स को हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ किया था और एक एग्जांपल से देखा था कि आखिर क्यों हमें वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहिए प्रिंटफ फंक्शन में। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा कुछ देखने वाले हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि एड्रेस क्या होता है और आखिर में हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन यानी कि स्कैनफ की बात करने वाले हैं। स्कैनफ आपके कोड को यूज़र फ्रेंडली बना सकता है, यानी कि यूज़र कुछ भी एंटर करे उसके ऊपर आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये मैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे वीएस कोड ओपन है। सो ये हमारा लास्ट वाली वीडियो का कोड है। यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो इंट ए है उसको यूज़ करने का फ़ायदा क्या है प्रिंटफ में। जैसे कि यहाँ पे ये वाले जो प्रिंटफ है वो ए वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 100 की जगह 101 प्रिंट करवाना होगा तो मैं यहाँ पे 101 कर दूंगा एंड वो एक साथ इन सभी प्रिंटफ में हो जाएगा। बट अगर मैं इसमें देखता हूँ तो मुझे मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं इसको सबसे पहले 100 करूँ और फिर इसको भी मैन्युअली टाइप करके 100 करूँ और फिर इसको भी करूँ, तो ये बहुत ज़्यादा लंबा चीज़ है। जब हमें एक साथ बहुत सारी चीज़ों को प्रिंट करवाना होगा तो हम वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे प्रिंटफ के अंदर। तो चलिए आज की इस वीडियो के लिए एक फ़ाइल बना लेते हैं। अब आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं वेरिएबल के बारे में कुछ पॉइंट्स देख के। जैसे अभी तक हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते थे, सबसे पहले हम उसका टाइप लिखते थे, इंट या फिर फ्लोट या फिर कैर, ऐसा जो भी हो गया। अभी के लिए मैं इंट लिखा हूँ यहाँ पे इंट, और उसके बाद हम उसको कुछ नाम देते थे जैसे कि इंट और फिर उसके बाद नाम उसका हो गया ए, और उसके बाद उसको मैंने इक्वल टू करके लिख दिया, वैल्यू होगी उसकी 10 और फिर सेमीकोलन। हम अभी तक हमारे वेरिएबल्स को ऐसे डिक्लेयर करते थे। जैसे कि अगर मैं फ्लोट में करूँ तो मैं फ्लोट में लिखूंगा फ्लोट बी इज इक्वल्स टू 2.7 और फिर सेमीकोलन। ऐसे हम डिक्लेयर करते थे। बट आज के वीडियो में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक और तरीका है, यानी कि कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले ऐसा भी हो सकता है कि मैं सिर्फ यहाँ पे लिख दूँ इंट वी और उसके बाद सेमीकोलन कर दूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ कि मेरा जो वी है वो 10 के बराबर है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कंप्यूटर से कि कंप्यूटर मुझे वी नाम की एक जगह दे दो, और वो जगह कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एक इंट के बराबर, और उसको अभी के लिए खाली छोड़ दो, मैं बाद में बताऊंगा कि तुम्हें उस जगह का करना क्या है। एंड उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में कंप्यूटर से कहा कि मैंने जो जगह तुमसे मांगी थी जिसका नाम वी था, उस जगह में तुम 10 को स्टोर कर दो। इसका मतलब ये होता है। और उसके बाद हम एक और टाइप का डिक्लेरेशन देखेंगे। जैसे अभी तक हम क्या करते थे कि हम एक लाइन में सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे। जैसे कि मान लीजिए ये सी हो गया, ये 10 है, और उसके बाद मैंने एक और कर दिया, ये एच हो गया, इसको मैं 20 कह देता हूँ। ऐसे हम एक लाइन में सिर्फ एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर करता था। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इंट सी, उसकी वैल्यू, एक सेकंड में कुछ नए नाम ले लेता हूँ, सी इज इक्वल्स टू 10 कॉमा एच इज इक्वल्स टू 20 और सेमीकोलन। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि कंप्यूटर एक काम करो, मुझे दो जगह चाहिए, उन दो जगहों को उसमें से एक का नाम दे दो सी, दूसरे का नाम रखो एच, और सी की जो वैल्यू है उसको 10 दे देना और एच की वैल्यू को 20 दे देना। और इन दोनों को कितनी जगह मिलनी चाहिए, एक इंट के बराबर। और साथ ही हम यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कि इंट यहाँ पे बी एन जैसे कुछ भी नाम दे दिया और इसको खाली छोड़ दिया, और जी एच उसको मैंने दे दिया 9। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा कंप्यूटर से कि मुझे दो वेरिएबल बना के दो और उनका नाम रखना बी एन और जी एच, उन दोनों को कितनी जगह चाहिए रहेगी, एक इंट के बराबर। अब जी एच को वैल्यू दे देना 9, और अभी के लिए बी एन को कुछ वैल्यू मत देना, वो हम लोग बाद में बताऊंगा कि बी एन को क्या वैल्यू चाहिए। इस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एक साथ बहुत सारा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि अगर हम एक इंट वेरिएबल को डिक्लेयर करें तो यहाँ पे सारे जो वेरिएबल हैं वो सबको एक इंट ही मिलेगा।
अगर आपको बीच में अगर ऐसा करना हो कि मुझे एक साथ-साथ फ्लोट भी दे दो YU नाम का, तो ये नहीं चलेगा। हम अगर एक लाइन में एक साथ वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो सब एक ही टाइप के होने चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने फ्लोट लिख दिया, एरर आ गई। तो इसलिए हमें एक लाइन में सिर्फ एक ही टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिखूँ और उसके बाद यहाँ पे कुछ GY या फिर KO ऐसे कुछ भी वेरिएबल लिख दूँ, तो हम एक साथ बहुत सारे फ्लोट डिक्लेयर कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे इंट डिक्लेयर कर सकते हैं, बट उन दोनों को साथ में एक साथ कभी डिक्लेयर नहीं कर सकते। सो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए थे, मैं इन सभी को कमेंट आउट कर रहा हूँ। आज की हमारी मेन वीडियो और यहाँ से शुरू होती है। मैं एक इंट ले रहा हूँ ए और उसको नाम दे दिया मैंने 10। अब जैसा मैंने पहले की वीडियो में कहा था कि हर एक वेरिएबल के पास एक नाम होता है और एक एड्रेस होता है। तो यहाँ पे अपनी जो हमारी जो कंप्यूटर की मेमोरी है, उसमें इस ए वेरिएबल को नाम दिया गया है हमारे द्वारा ए, और कंप्यूटर ने उसे किसी एड्रेस पे छोड़ा होगा, यानी कि किसी एड्रेस पे बनाया होगा। तो उस एड्रेस का काम है आज। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम इस वेरिएबल को प्रिंट कैसे करा सकते हैं। तो मैं सिंपली वो प्रिंट करा के दिखा रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन दे रहा हूँ। यहाँ पे एक न्यू लाइन, और साथ ही साथ मैं एक और लाइन लिख रहा हूँ, %u, और उसके बाद %a। अब हो गया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले GCC और फिर हमारी जो फाइल है उसका नेम 06.c। अब इसको रन। तो अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करवाया था, इंट बनाया 10 और उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। अब ये चीज़ ये हमने लास्ट में देखी थी कि 10 यहाँ पे आता है। उसके बाद मैंने न्यू लाइन कर दी, ये भी आप लोगों को पता है। तो यहाँ से ये जो न्यू लाइन क्रिएट है वो भी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे ये लास्ट टाइम हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी थी, %d, %f और %c। अब हम ये एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हम आज की वीडियो में देखेंगे, ये है %u। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। %u जो है वो तब काम आता है जब आपको किसी चीज़ का एड्रेस लिखना हो। यानी कि ये हमें ये बताएगा, मतलब हमारे प्रिंटफ फंक्शन को ये बताएगा कि आप जो वैल्यू लिखवाना चाह रहे हैं वो किसी वेरिएबल का एड्रेस है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं नॉर्मली ए लिखता हूँ, बट यहाँ पे मैंने लिखा आगे एक एंड लिखा है। तो ये एंड का मतलब क्या होता है? अब जनरली जब हम सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि हमारी जो वेरिएबल है उसकी हमें वैल्यू ला के दो, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंटफ में लिख दो। बट जब हम आगे ऐसा एंड लगाते हैं, एंड, तो उसका ये मतलब होता है कि हम कंप्यूटर से कह रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है ए, हमें उसका एड्रेस चाहिए कि उसका एड्रेस क्या है। हमें वो नहीं चाहिए कि वो क्या स्टोर करेगा। तो हमने उसका एड्रेस लिया, और अब हमें प्रिंटफ को बताना पड़ेगा कि हमें जो लिखवाना है वो एक एड्रेस है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा %u। तो ये जो चीज़ है, ये जो बड़ा सा नंबर आ गया, वो एक एड्रेस है। उस एड्रेस पे हमारी मेमोरी में ये जो ए वेरिएबल है वो स्टोर हुआ है। तो ये होता है एड्रेस का मतलब। अब मैं इस कोड बुक को भी कमेंट कर देता हूँ। आज का हमारा जो मेन चीज़ है, पहले मैं यहाँ से इसको टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है स्कैनफ फंक्शन। अब लास्ट वाले कोड में जैसे कि मैंने कहा था, हम यहाँ से अगर वापस देखें तो मैंने ये एक एग्जांपल दिखाया था आप लोगों को। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट। तो ये देखिए, पहले मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि ये जो इंट बनाया था उसको यहाँ पे प्रिंट करवाया था। अब यहाँ पे होगा क्या कि हमें बार बार यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें लिखवाना है 11, तो हमने यहाँ पे फिर से चेंज किया, फिर हमें सेव करना पड़ेगा, और फिर हम यहाँ पे टर्मिनल खोल के यहाँ पे फिर से वो GCC वाला कमांड डालेंगे। अगर हमें इसको
1 टू 1 करना पड़ा, तो फिर हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पे जीसीसी का वो कमांड डालेंगे, फिर रन करेंगे। तो उसके बजाय हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे, मैं बता देता हूँ एक बार। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ, 10 मैंने उसको हटा दिया, और फिर स्कैनफ, यहाँ पे ये %d और कॉमा करके %a। अब देखना कोड में क्या होता है। सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। अब हुआ क्या, हमारा कोड यहाँ पे रुक गया या फिर नहीं रुका, वो हमारे लिए रुका है। जैसे कि देखो यहाँ पे आगे मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया है, तो कंपाइलर ये सब तो देखने ही नहीं वाला, ये सब उसने स्किप कर दिया। वो अपना कोड सीधा यहाँ से शुरू करेगा। उसने देखा कि सबसे पहले एक इंटीजर बनाया, अब वो रुक गया है स्कैनफ के लिए। स्कैनफ का मतलब ये होता है कि अब कंप्यूटर हमसे पूछ रहा है कि हमें ए की क्या वैल्यू चाहिए। तो मैंने लिखा 10, और जैसे ही मैंने 10 लिखा, उसके बाद का ये जो कोड था वो रन हो गया। यानी कि कंप्यूटर ने हमसे पूछा कि हमें ए की क्या वैल्यू चाहिए। अब इसका फ़ायदा क्या है कि हमें वो हर बार सेव करना पड़ता था, फिर जीसीसी का वाला कमांड डालना पड़ता था। बट अब क्या हुआ, जैसे मैं इसको दोबारा रन कर रहा हूँ, डायरेक्ट ये दूसरा वाला कमांड लिखे के, मैं पहला वाला जीसीसी वाला कमांड नहीं लिख रहा, और ना ही मैं इस कोड को सेव कर रहा हूँ। मैं इसको फिर से रन करूँगा। अब ये फिर से हमारे लिए रुक गया। अब इस बार मैं एक काम करता हूँ, 321 ऐसा 321 नंबर दे देता हूँ। तो ये देखो, बिना सेव करे, बिना हमारे ओरिजिनल कोड में कुछ भी चेंज किए बिना, हम ये जो करवाना चाहते थे कि हमारा प्रिंटफ ऑटोमेटिक कुछ भी लिख दे, सारा मतलब हमारा वेरिएबल सभी प्रिंटफ में कुछ लिख दे, वो हो रहा है। तो ये काम होता है स्कैनफ फंक्शन का। स्कैनफ फंक्शन हमें ये पूछता है, हम इंसान से पूछता है कि आप बताओ आपके जो वेरिएबल आपने बनाया उसमें क्या वैल्यू डालनी है, और उसके बाद कंप्यूटर उस वैल्यू को हमारे वेरिएबल में डाल देगा। और क्या होगा कि उसके बाद जो भी कोड होगा वो बेसिकली उसके हिसाब से चल जाएगा। अब इसकी एक चीज़ है, वो साथ ही साथ समझ लेनी है आपको। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको ए को 10 दे देता हूँ, 10, तो मैं इसको सबसे पहले फिर से रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं 10 दे देता हूँ, तो यहाँ पे ये 10 प्रिंट हो गया। अब मैं फिर से अगर इसको रन करूँ, तो ये देखो, ये मुझे फिर से पूछ रहा है, तो इस बार मैं अगर 4 दे दूँ, तो ये 4 लिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने कंप्यूटर से जो वैल्यू कही ए के बारे में, वो सिर्फ तब तक रहेगी जब तक हमारा कोड एक बार चले। यानी कि मैंने इसको 10 वैल्यू दी, तो उसके बाद उसने ये 10 वैल्यू, ए की जो 10 वैल्यू है, उससे पूरा कोड रन किया। हमारा कोड खत्म हो गया क्योंकि रिटर्न 0 आ गया। एक सेकंड, हमारा कोड खत्म हो गया। तो उसके बाद हमने जो ए को 10 वैल्यू दी थी, वो कंप्यूटर ने निकाल दी। यानी कि अब उसका काम हो गया, तो उसने कंप्यूटर ने उस वैल्यू को निकाल दिया। अब हमने फिर से हमारे कोड को रन किया, और इस बार हमने ए को वैल्यू दी 4। तो 4 से हमारे कोड ने कुछ कुछ काम किया जो भी उसको करना था, और दोबारा जैसे ही हमारा कोड खत्म हुआ, कंप्यूटर ने ए में जो हमारी 4 वैल्यू थी उसको निकाल दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हम इस स्कैनफ वाली लाइन को समझते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको %d भी पता है। मैंने ये भी बता दिया कि स्कैनफ का क्या काम है, और मैंने यहाँ पे ये भी कह दिया था कि ये जो एंड यानी कि एम्परसैंड हम लगाते हैं, उसका क्या काम है। तो मैं इसको सबसे पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, और ये जो लाइन है इसका मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम स्कैनफ को देखते हैं। देखिए, जैसे हमारा प्रिंटफ फंक्शन है, वैसे ही स्कैनफ भी एक फंक्शन है, जो हमारी ये जो हेडर फाइल है stdio.h, उसमें रखा गया है। यानी कि स्कैनफ का पूरा कोड हमारे stdio.h फंक्शन में है। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, हम सिर्फ ऐसा सीधा स्कैनफ लिखते हैं, और हमारी हेडर फाइल बाकी का काम खुद संभाल लेती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ स्कैनफ लिखते हैं प्रिंटफ के जैसे, और उसके बाद सेम ऐसे पैरेंथेसिस करते हैं, लास्ट में सेमीकोलन लगाते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि प्रिंटफ में हमारे 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो कि हमें लिखना होता है,
जो हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा में आता है, और दूसरा पार्ट जहाँ पे हम ये बताते हैं कि हमें कहाँ से वैल्यू लेके आनी है। सेम यहाँ पे भी दो चीज़ है। मैंने स्कैनफ से कहा कि मुझे हम मतलब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करे वो तुम कहाँ डालोगे, वो तुम डालोगे वेरिएबल ए के एड्रेस पे। यानी कि यहाँ पे एड्रेस लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम एड्रेस पे वैल्यू डाल रहे हैं। हम यहाँ से अगर एम्परसेंड को हटा दे तो हमारा कोड वर्क नहीं करेगा। इसका एक हिडन रीज़न है जो हम आगे इस कोर्स में समझेंगे, और वो काफ़ी देर बाद आएगा। बट अभी के लिए हम बहुत सारी वीडियोस में यहाँ पे एम्परसेंड ही लगाने वाले हैं। यहाँ पे एम्परसेंड मतलब एंड लगाने का मतलब ये है कि हम स्कैनफ को बोल रहे हैं कि यूज़र कोई भी नंबर एंटर करे वो आपको कहाँ डालना है, वो आपको डालना है ए के एड्रेस पे। और हमें साथ साथ ये भी बताना पड़ता है कि ए की जो एड्रेस है उस पे कौन से टाइप की वैल्यू आएगी। तो हमारा ए एक इंटीजर है, तो हम उसमें एक इंटीजर वैल्यू डाल रहे हैं। बट ये चीज़ स्कैनफ को नहीं पता, इसलिए सेम जैसे प्रिंटफ में होता है, हमें स्कैनफ को भी बताना पड़ता है कि हम जो वैल्यू डालने वाले हैं वो कौन से टाइप की है। तो मैंने यहाँ पे लिखा %d। तो आई होप आपको ये स्कैनफ का मतलब समझ आ गया होगा। मैं दोबारा एक चीज़ करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि इस बार मैं फ्लोट डालूंगा और फ्लोट को डालूंगा 10.1। ओ सॉरी, डालना ही नहीं था, सॉरी सॉरी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फ्लोट खाली छोड़ दिया, यानी कि मैंने कंप्यूटर को कहा कि एक फ्लोट बना दो और उसकी जगह को खाली छोड़ देना। एंड अब मैं यहाँ पे स्कैनफ लगाऊंगा और फिर ये पैरेंथेसिस और फिर यहाँ पे सेमीकोलन। यहाँ पे मैं लिखूंगा %f। वो क्यों? क्योंकि हमारा b एक फ्लोट वैल्यू है, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा एंड b। यानी कि b वेरिएबल जो हमारा फ्लोट है वहाँ पे आपको कुछ स्टोर करवाना है, और वो कौन सी वैल्यू होगी, वो होगी फ्लोट टाइप की, इसलिए मैंने फ्लोट मतलब %f लिखा है। तो ये होता है स्कैनफ फंक्शन का यूज़। मैंने यहाँ पे आपको एक कोड भी रन करके दिखाया था, और साथ ही साथ आज के वीडियो में हमने एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कोड बनाया है। जैसे कि यूज़र हमारा जब भी कुछ भी एंटर करेगा उस हिसाब से हमारा कोड ऑटोमेटिकली वर्क कर जाएगा। हमें बार बार हमारे मेन कोड में चेंज नहीं करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे एक नया फॉर्मेट स्पेसिफायर सीखा था, जो था %u। %u हमें एड्रेस लिखने के काम आता है। सो आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। कुछ पॉइंट्स देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे जो आपको वेरिएबल डिक्लेयर करते समय ध्यान में रखना है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।